क्या क्या चीज मिली यार मुझे, ये लाइफ में अगर ये नहीं होता तो मुझे ये चीजें नहीं मिलती? क्या क्या बोल्ड पॉइंट्स मिले आपको आईएम से? कुछ बहुत अच्छी चीजें मिली हैं आईएम से। इंटेग्रिटी और जो वैल्यूज होती है, इंटेग्रिटी इज समथिंग विच इज, आज मैं जो भी हूँ या हम जो भी काम है उसमें फर्स्ट थिंग इज कि हमारे केस में इंटेग्रिटी इज नॉट नेगोशिएबल। जब आपकी नहीं ये पार्टनर और अपनी इंस्पिरेशन ले ली, कठिन परिस्थिति आई, अपने क्रिटिकल थिंकिंग से उसको हैंडल किया, कोई जड़ी बूटी है, कोई तरीका है क्या? देखिए घिसाई बहुत जरूरी है, बिना घिसे तो नहीं होगा। आप जब पेंसिल शार्पन करते हो ना, पेंसिल को शार्पन करने के लिए आपको उसको कटर में डाल के उसे घुमाना पड़ता है, तभी वो उसकी लीड शार्पन होती है। तो सेम चीज है, अगर आप ये सोचो पेंसिल मैं बाहर रखूंगा और उसको की वो घिसाई नहीं होगी तो शार्पन नहीं होगी, तो आपको शार्पन के लिए घिसना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छा करोगे जीवन में। कोई अपने घर में, कोई अपने बागान में, कोई अपने बिस्तर पे, कोई अपने इंस्टीट्यूट पे इस वीडियो को देख रहा होगा। ये वीडियो से हम कुछ सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने आप को अच्छा बनाते हैं। आज जो शख्सियत, जो पर्सनालिटी हमारे साथ है, उन्होंने आईएम से पढ़ाई की है, कई तरीके से अपने ब्रेन को मजबूत किया है, स्ट्रॉन्ग किया है और कई मार्केटिंग फील्ड में गए और अभी एक एमडी एंड सीईओ है ग्राउंड एंड पाउंड के। तो मिलते हैं इन सर से और उनसे जानकारी समझते हैं। कैसे सर? वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। प्लेजर, हाउ आर यू? ग्रेट सर, आप बताइए सब बढ़िया? वेरी नाइस। तो सर अभी सारी जानकारी में बता दी है, अब थोड़ा अपने बताइए कि स्टार्टिंग कैसे हुई, माइंडसेट कैसे चेंज हुआ कि आपको आईएम में जाना है और इन मार्केटिंग फील्ड में काम करना है, कॉर्पोरेट में काम करना है, स्टार्टिंग कैसे हुई आपकी? तो मैं एक प्रशासनिक और पुलिस सर्विसेज बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे फादर यूपी कैडर में पुलिस सर्विसेज में थे, तो वहाँ शुरू से देखा जिस तरह का एक रिस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप रहते हैं तो किस तरह का एक रिस्पेक्ट, डिग्निटी रहता है। तो एक शुरू से शुरू में एक वैसा सपना था कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। सो आई गॉट इन, फिर मैं इंजीनियरिंग साइड आ गया। आई स्टडीड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमआईटीएस ग्वालियर से। उस टाइम पे अपने थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में मैंने तैयारी भी करी थी सिविल सर्विसेज के लिए। अच्छा। मेरे उस समय दो एग्जाम्स हुआ करते थे, जीएस के अलावा ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 हुआ करता था। तो मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो पब्लिक एड और ज्योग्राफी थे। अच्छा। बट फाइनल संडे को जहां मेरा एग्जाम था वो कॉलेज से बहुत दूर था और मंडे को मेरा फाइनल सेमेस्टर का पहला मेन एग्जाम था और 2 शिफ्ट में होता था। तो एक जो कहते ना, उस टाइम पे मैंने वो रिस्क जो था वो मैंने रिस्क नहीं लिया कि भाई नेक्स्ट डे कॉलेज का मेन सेमेस्टर का पहला एग्जाम है और यहाँ मैं सुबह 7 बजे निकलूंगा और शाम को 7 बजे लौट पाऊंगा और नेक्स्ट डे एग्जाम देना है। तो मैंने वो वहाँ छोड़ दिया। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि भाई, क्योंकि सिविल के लिए जो एक कंसिस्टेंटली एक मेहनत चाहिए होती है वो बहुत है। तो फिर अब ये था कि उसके बाद मेरा कैंपस हो गया था, मैंने काम शुरू किया, मैं बॉम्बे में था। तो अब ये लगा कि अच्छा अब आगे क्या करना है। अच्छा। तो अब ये एक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट साइड, तो फिर उस समय एक ये बात निकल के सोची गई, लोगों से बात करा जो मेरे सीनियर्स थे, कुछ और जानने वाले कजन ब्रदर्स थे। तो फिर ये आया कि हाँ भाई कैट की तैयारी कर सकते हैं और एक आईएम एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। अच्छा। तो फिर वहाँ कैट की तैयारी शुरू करी। फिर मैं आईएम गया। आईएम आपको वहाँ पर पहुंचे आप? फिर आईएम इंदौर में फिर आईएम इंदौर से फिर मैंने अपना मार्केटिंग में पीजी किया। सर आपने बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इजी वे में कह दिया, आराम से मैंने कैट की, आराम से आईएम में चला गया। मगर जो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और जो जानते हैं कि कैसे वहाँ पहुंचा जाता है, आई बिलीव वो जो ट्रेनिंग होती है वहाँ पर और वो जो माइंडसेट की जो हालत होती है और जो स्ट्रगल और जो वर्ड, जो देसी वर्ड है घिसना, स्ट्रगल, वो आई बिलीव होता है पूरा वहाँ पर। सर कैसा होता है मुझे बताइए, वो एनवायरनमेंट कैसा होता है? आपने बिल्कुल इजी में खत्म कर दिया। नहीं देखिए, कुछ चीजों पे वहाँ बहुत अच्छा फोकस किया जाता है। तो उनका जो इनटेक क्राइटेरियाज है, भाई आपके जो परसेंटाइल, जो कैट परसेंटाइल है वो बहुत, जब हायर परसेंटाइल 99+ परसेंटाइल पे लोग वहाँ पहुँचते हैं। पहला तो एक आपका जो एंट्री क्राइटेरियाज है वो बहुत स्ट्रिंजेंट है, राइट? GDPI सब आप लगाओगे तो एक जो फिल्ट्रेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। दूसरा ये है कि जब आप वहाँ पहुँचते हो तो जो आपको जिस तरह से वो तैयार करते हैं, तो आपको एक जो 2 चीजें मेरा मानना है जो वहाँ आप रह के पढ़ते हो और जो टाइम अपना बिताते हो, जिसके लिए वो आपको बहुत अच्छा तैयार करते हैं। पहला है वैल्यूज और एथिक्स। बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस होता है कैंपस में प्रोफेसर्स का कि आप कल को यहाँ से आप जब
जिन भी एक लीडरशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जगहों पे जाओगे, वैल्यूज और एथिक्स आपके एक इंटीग्रल पार्ट होने चाहिए आप सोचने के, काम करने के तरीके में। दूसरा, वहाँ आपको जो आपने शब्द इस्तेमाल किया घिसना, वो वहाँ आपको एक बहुत जिंदगी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज के लिए तैयार करते हैं कि आप प्रेशर सिचुएशंस कैसे हैंडल करोगे और उन सिचुएशंस को कैसे रिजॉल्व करोगे। एंड स्पेशली जब आप बहुत हाई प्रेशर की सिचुएशंस में आप खड़े होते हो, क्योंकि ज्यादातर इंसान फंबल या बहकता तब है जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो आपको एक कहते हैं ना, एक प्रेशर सिचुएशंस हैंडल करने के लिए बहुत अच्छा तैयार करते हैं। कोई स्टोरी कि आपको बड़ा यार इतना बड़ा टॉपिक दे दिया, इतनी बड़ी चीज दे दी है और पूरी मिलिट्री टाइप बिल्कुल का हालत कर दी आपकी, ऐसा कोई स्टोरी है आपकी यहाँ पर? हाँ, मतलब देखिए वहाँ क्या होता है कि भाई अब आपकी केस स्टडीज आती हैं, तो रात में आपको हो सकता है शाम को रात को 10 बजे आपको कुछ काम दिया जा रहा है जो सुबह आपको डिलीवर करना है, जबकि आप पूरा दिन कैंपस में कॉलेज में रह के आए हो। तो इफेक्टिवली जब आपके पास ऐसा कुछ आता है रात को 10 बजे और सुबह 8 बजे आपको डिलीवर करना है, तो आपके पास रात भर जागने के अलावा कुछ और बचता नहीं है। राइट? तो आपने किया ऐसा कुछ? हाँ, तो ये नहीं, मतलब हमसे पहले और हमारे बाद, मतलब ये एक प्रक्रिया है। ये नॉर्मल रूटीन है। ये नॉर्मल रूटीन क्या है? एक प्रक्रिया। देखिए, किसी भी चीज को तैयार करने की एक प्रक्रिया होती है। अब आपको प्रेशर सिचुएशन में बिना डाले आप प्रेशर हैंडल कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते। क्या आप बुक पढ़ ली कि पॉजिटिव रहो, अच्छे रहो, तो उससे नहीं रह सकते। आप जब पेंसिल शार्पन करते हो ना, पेंसिल को शार्पन करने के लिए आपको उसको कटर में डाल के उसे घुमाना पड़ता है, तभी वो उसकी लीड शार्पन होती है। तो सेम चीज है, अगर आप ये सोचो पेंसिल मैं बाहर रखूंगा और उसको ये वो घिसाई नहीं होगी तो शार्पन नहीं होगी। तो आपको शार्पन के लिए घिसना पड़ेगा। अब घिसने की अलग, हर चीज की अपनी प्रक्रिया। पेंसिल आप ऐसे शार्पन करते हो, आपको सोना पीट के शार्पन होता है। इंसान उन सिचुएशंस में उसको डाल के उन सिचुएशंस में उसको सोचने के लिए मजबूर करके, उन सिचुएशंस में उसको वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है उसको कैलिब्रेट करके आप इंसान तैयार करते हो। तो सर आपने IIM से कुछ बड़ी चीजें, मतलब यार ये तो मेंटल एबिलिटी अपने लिए क्या क्या चीज मिली यार, मुझे ये लाइफ में अगर ये नहीं होता तो मुझे ये चीजें नहीं मिलती। कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको क्या क्या बोल्ड पॉइंट्स मिले आपको IIM से? सो पॉइंट्स कुछ बहुत अच्छी चीजें मिली हैं IIM से। पहला ये कहते हैं इंटेग्रिटी और जो वैल्यूज होती हैं। इंटेग्रिटी इज समथिंग विच इज, आज मैं जो भी हूँ या हम जो भी काम है उसमें फर्स्ट थिंग इज कि हमारे केस में, एटलीस्ट मेरे केस में, इंटेग्रिटी इज नॉट नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल है। Integrity is something which is non-negotiable, right? So that is something which is very dear to me and I see a lot of value in it. Right? पहला। दूसरा, I think जो एक important चीज है when I look back is कि उन्होंने ना हमें किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार कर दिया है, चाहे वो हमने एंटिसिपेट करी हो चाहे नहीं करी हो। उन सिचुएशंस में कैसे अपने टेम्परामेंट को, अपने सोचने के तरीके को कैसे अलाइन रखना है, कैसे सेंटर्ड रखना है, हाई अननोन टेरिटरीज में, अनप्रेडिक्टेबल टेरिटरीज में कैसे आप पॉसिबल आउटकम्स को ना, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो कैसे आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज को सोच सकते हो, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, राइट? तो एक जो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग है वो बहुत अच्छा एक डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, और तीसरा रिलेशनशिप्स, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन रिलेशनशिप्स की हमारा जो एक जो फ्रेटर्निटी है IIM की, राइट? वो भाई वहाँ पे लोग बहुत अच्छे लोग आते हैं, कैलिबर से आते हैं, राइट? तो ये है कि वो नेटवर्क कल को ना, मैं उसको ह्यूमन रिलेशनशिप कहता हूँ क्योंकि नेटवर्क बहुत ही एक मैकेनिकल शब्द होता है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स वहाँ बहुत अच्छे आप बिल्ड करते हो कि जो लोग अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, थॉट लीडर्स हैं या कॉर्पोरेट्स को लीड कर रहे हैं। तो आई थिंक एक ह्यूमन रिलेशनशिप, जो एक रिलेशनशिप का नेटवर्क वहां से जो आप बिल्ड करते हो या जो आपको मिलता है, राइट? वो तीसरा। चौथा इज जो आपको एक लाइफ में, कई बार जब लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो आपको एक इंस्पिरेशनल मॉडल्स चाहिए होते हैं। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में रहो, आप देखोगे कि हमसे पहले जो लोग IIM में पढ़े वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत नाम कमाया और अपनी मेहनत से कमाया। तो क्या होता है कि जब आपको ना रियल लाइफ में कहीं बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने सीनियर्स को या ex IIM alums को उठा के देख लो तो आपको लगेगा कि हाँ, उनकी जर्नी ना, मतलब और किसी की भी जर्नी वहां तक की आसान नहीं होती है। उन्होंने भी अपनी पूरी जर्नी में बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत ज्यादा फोकस किया
डेडिकेटेड रहे, तो आपको इन टाइम्स जब लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है या लगता है कि यार नाउ हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड, कुछ नहीं हो सकता, तब आपको इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो इंस्पिरेशन भी मिलती है और गाइडेंस भी मिलती है, क्योंकि वो नेटवर्क वहाँ है, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह के पास पहुंच जाते हो, तो आपको रास्ते दिख जाता है। सर ये तो आपने इंटीग्रिटी की बात की, आपने क्रिटिकल थिंकिंग की बात की, आपने अपनी इंस्पिरेशन की बात की आपने, और इन सब चीज़ों को अगर कोई पर्सन IIM नहीं जाता, वो नॉर्मल सीखना चाहता है, वो कैसे सीखेगा? कोई ऑप्शन है, कोई तरीका है, या कोई जड़ी बूटी है इसकी कोई? अगर जो हमें जो श्रोता सुन रहे हैं वो चाहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग समझना, डिसीजन मेकिंग समझना, लीडरशिप सीखना, स्टैमिना इंक्रीज करना माइंड का, बेसिकली CPU है जो अपने पूरे हार्डवेयर चलाता है, और आई थिंक आपने सारी चीज ले ली वहां से। जब आपकी नहीं है पार नहीं हो रही, अपनी इंस्पिरेशन ले ली, जब आपका कोई कठिन परिस्थिति आई, आपने क्रिटिकल थिंकिंग से उसको हैंडल किया, तो कोई जड़ी बूटी है, कोई तरीका है क्या IIM ना जाके सीख सके? नहीं, देखिए जैसा आपने कहा, देखिए घिसाई बहुत जरूरी है, बिना घिसे तो नहीं होगा। अब वो घिसना दो तरीके से होता है कि अगर आप वहां पहुंचते हो तो वहां की जो सिखाने का, पढ़ाने का, जिसे हम पैडागॉगी कहते हैं इंग्लिश में, जो स्ट्रक्चर है, वहां स्ट्रक्चर ऐसे बिल्ट हैं, राइट, इस तरह की फैकल्टीज आती हैं जो उस स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से, आप जब आप उस सिस्टम में घुसते हो, स्ट्रक्चर्स को इस तरह से बना रखे हैं उन लोगों ने कि जब आप वहां से आउटपुट निकलता है तो वो बहुत ही एक पॉलिश होके निकलता है, जो दूसरा शब्द आपने इस्तेमाल किया। बट अगर आप वहां नहीं हो तो उसके अलावा फिर आपके पास जिंदगी अपने आप जिंदगी आपको सिखाएगी, आप जिंदगी से सीखोगे। भागो मत, उससे सीखते करेक्ट। भागने से तो देखिए आपको अल्टीमेटली, हम जैसे मैं एक फुटबॉल खेलता था, मेरे कोच हुआ करते थे एडवर्ड सर, उन्होंने, एंड मैं फॉरवर्ड लेफ्ट आउट खेलता था, मैं लेफ्टी हूँ वैसे फुट से, तो एक फुटबॉल गेम में बहुत जो ऑपोजिट टीम थी वो लोग काफी लंबे चौड़े थे, एंड मतलब आई एम 5'8", और उस समय तो मैं पतला दुबला बहुत ही हुआ करता था, एंड क्या होता, मैं डर के मारे एयर बॉल खेलने लगा, मतलब एयर मतलब हवा में, ठीक है, जो कि मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि अब आप सोचिए मैं 5'8" हूँ और सामने वाले अगर 6 फुट के हैं, अगर मैं हवा में बॉल खेल रहा हूँ तो मैं उनसे जीत ही नहीं सकता। तो दो चीजें उन्होंने मुझे उस गेम में रोक के कही कि पहला, बॉल रोको अपने पास, और दूसरा, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। तुम्हारी स्ट्रेंथ है स्पीड, एजिलिटी, तुम्हारे पास अगर तुम बॉल लेके भागोगे, पीछे वाला बिना बॉल लिए भी तुम्हारे बराबर तेज नहीं भाग सकता। तो वो जो आप कह रहे हो ना, रुकना लाइफ में, वो रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, दैट इज अनदर थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं लाइफ में। सबसे अच्छी चीजें जब आप भाग रहे होते हो, आप तब नहीं सोचते हो, जब आप रुके हुए होते हो, जब आप ठहराव की स्थिति में होते हो, तब आपके दिमाग में आती है। लाइन का डायलॉग है कि जब आप लाइफ में भाग रहे होते तब आप नहीं सोच पाते, मगर आप ठहराव में रुक जाओगे वहां पर, देन यू कैन ऑब्जर्व, देन यू कैन थिंक, देन यू कैन चेंज, करेक्ट, देन यू कैन ट्रांसफॉर्म आल्सो। यस, तो आपको वो एडवर्ड सर आपने जो जानकारी दी थी यहाँ तक पहुंच गई है, उनको हम थैंक्स बोलेंगे कि आपकी कुछ जानकारी से इम्प्लीमेंटेशन और सर ने बहुत चीज की और लोग भी कर पा रहे हैं उससे। तो आगे चलते सर, मैं आपने बोला IIM इंदौर, मैं कल ही इंदौर से आया हूँ, आई हैव बीन टू MP में, देवास में रुका मैं जी, और फिर उसके बाद मेरा एक शूट अलग था, पलासिया में शूट था। तो सीन के रात में मुझे वो ले गए कि उन्होंने बोला कि यहाँ पोछा लगता है रात में, करेक्ट, इंदौर में लिटरली। वो BMC कौन सी जो भी MCD है वहाँ की, जो यहाँ की म्युनिसिपल काउंसिल है, जो भी है जी, रात में पहले झाड़ू लगाते हैं रात में, फिर उसके बाद उसको एक वेट करते कपड़े को लेके पूरे रोड पर करते हैं। तो आई हैव नेवर सीन दैट काइंड ऑफ क्लीन सिटी, और मुझे लगा था ऐसी टाइम पास होगा, मतलब ऐसे बोलते होंगे, कोई पैरामीटर बना रखा होगा उन्होंने, थोड़ा बहुत साफ कर रखा होगा, बट लिटरली दे वेरी क्लीन सिटी। मजा आ गया। आपका एक्सपीरियंस क्या है आपका? देखिए, इंदौर में बहुत बदलाव आए जब मैं वहाँ पढ़ा मैंने। उसके बाद मैं 2018 में वापस से मैं इंदौर गया, सिटी बिल्कुल बदल गया था। और ये बहुत एक, अगर आप हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता की बात करेंगे, हमारे यहाँ आप कहीं भी देखिए, इंसान सबसे ज्यादा धन को समझता है, लक्ष्मी को समझता है, और कहा जाता है लक्ष्मी का वास वहां होता है जहां साफ सफाई होती है, राइट। उस चीज को मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत कैंपेन जो उस समय लॉन्च हुआ था, उसको बहुत अच्छा यूज किया, बहुत अच्छे से पोजीशन किया गया कि भाई स्वच्छता इज इम्पोर्टेंट, इज की, एंड उसको एज अ कंपटीशन लेके आए। और इंदौर ने उसको बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट किया, इन द सेंस कि आप
जब वहां जाते हैं, इतना साफ सुथरा शहर है। आप जो कह रहे हैं, जब मैं 2018 में गया, पहले तो मुझे सही में यकीन नहीं हुआ कि ये सही में मैं उसी शहर में आया हूँ। तो जो मेरा कैब ड्राइवर थे, मैंने ऐसे बात करते करते ये पूछा कि भाई ये कैसे आप लोग ना मेंटेन करते हो। तो एक जो सेंस ऑफ प्राइड उस आदमी में मुझे दिखा। पहला तो वो बताते हुए कि सर हम ना, मतलब हमारा सिटी भारत का सबसे साफ सिटी आया है कंपटीशन में। तो इसे उन्होंने मुझे बताया कि उससे पहले वीक में कोई एक फैमिली आई थी और उनके बच्चे थे और उन्होंने केले का छिलका केला खा के बाहर फेंक दिया। अच्छा। आप सोचिए, ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगा दी। उन्होंने बताया कि मैंने गाड़ी साइड में लगा दी, मैंने उन मैडम से रिक्वेस्ट किया कि आप मैडम ये आप प्लीज मत कराइए, आप वो केले का छिलका उठवाइए। अच्छा। और ये शहर आप, हमारा शहर आप गंदा मत करिए। एक ड्राइवर ने इस तरीके, ड्राइवर ने सोचिए उस आप अपने घर में, जनरली हमने ये देखा है, आदमी अपने घर में ये करता है, पर जब आप अपने शहर को ही अपना घर समझने लगो तो आप सोच रहे हो, आप तो देखो कितना एक वाइडर थिंकिंग, एक कैंपेन, स्वच्छ भारत कैंपेन ने इंसान में कितना एक अपनापन अपने शहर के लिए लेके आ गया। एक कहते हैं ना कि मेरा शहर है, एक प्राइड लेके आ गया, सेंस ऑफ प्राइड। तो वो ड्राइवर ने उनको गाड़ी रोक के साइड लगा के कहा उठवाइए, उसको उठाइए, और उन्होंने उठाया। क्या बात है। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चेंज, फंडामेंटल चेंज जिसे कहते हैं ना, माइंडसेट चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वहीं से ही लाइफ में चीजें, जब आप माइंडसेट चेंज आता है ना, आपके एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आप जाते हो, वहीं से ही आपके लिए आप अपनी जिंदगी, अपने काम जो भी है, वहीं से आप फिर बदलाव शुरू होता है जिंदगी। सो आई थिंक जहाँ पर आपने कहा, जहाँ पर साफ सफाई होती है वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है, और वहीं पर आपके माइंडसेट का भी वास होता है कि आपका माइंडसेट क्लियर थिंक कर पाता है। और उन ड्राइवर ने इतना बड़ा काम किया, अपने शहर को अपना वो जगह मान ली, घर मान लिया और उस पर काम करके बोले यार मैं साफ सफाई रखूंगा। और मैं जब वहां पर गया था तो मैंने कचरा अपनी जेब में रखा था। मैं रैपर खा रहा, जेब में रखा, मेरा डस्टबिन मिलेगा वहां डालूंगा, डस्टबिन मिल नहीं रहा। करेक्ट। मैंने ऑफिस में जाके मैंने वो डाला। तो उस साफ सुथरी जगह में आप अच्छा सोच भी पाते हो, काम भी कर पाते हो और अच्छा बना पाते हो। बड़ी अच्छी जगह पे सर आपने पढ़ाई किया आपने। सर अब आगे चलते हैं, IIM के बाद क्या चीजें हुई, कैसे कैसे आपकी स्ट्रगल हुई लाइफ में, क्या क्या चला, फिर आप किस किस फील्ड पे गए, क्या क्या चीजें हुई? उसके बाद मैं एक लंबे समय तक मीडिया साइड में रहा। शुरू में एडवर्टाइजिंग में, फिर उसके बाद अगेन कंटेंट साइड में, बट मोटा मोटा 2017 तक मेरा एक जर्नी मीडिया साइड में रहा, अलग अलग कंपनीज में। और फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम भारत सरकार में काम किया, और फिर अब हम बेसिकली फूड के काम में हैं। हमारा एक कंपनी है ग्राइंड एंड पाउंड, हम लोग रियल फूड्स तैयार करते हैं। और बीच में दो हमारे एक कंटेंट कंपनी थी, जिसका कि हमने कंटेंट वो हमने सेल आउट करा। और उसके बाद एक टेक प्लेटफॉर्म था, इमेजिन करिए फेसबुक पर छोटे बिजनेसेस के लिए। अच्छा। तो हमने वो प्रोडक्ट, जो टेक प्रोडक्ट था, वो हमने बेचा 2022 में। उसके बाद हम 2023 में हम ये फूड के रियल फूड्स के बिजनेस में आए। ग्रेट सर। अच्छा, अब उसकी जर्नी चलती रही है। अब इस नाउ यू ओनिंग दैट ब्रांड? यस, हमारी जो कंपनी है उसका नाम है ग्राइंड एंड पाउंड। तो जो चीज ग्राइंड मतलब इंग्लिश में जो चीज आप पीसते हो, ग्राइंड जो चीज आप कूटते हो, पाउंड, तो इसीलिए नाम डिराइव हुआ है ग्राइंड एंड पाउंड। और हमारा जो हम अपने कस्टमर्स को या जो हम आगे एज अ कंपनी का विजन देखते हैं, हम लोग रियल फूड्स के बिजनेस में। सर जरा से इससे पहले जाएंगे, आपने बोला मार्केटिंग फील्ड में है, तो आपने कहा था मुझे शुरुआत बात करते करते मार्केटिंग आपकी जान है। करेक्ट। मार्केटिंग में मतलब आपका दिल बसता है। करेक्ट। सो हाउ यू कैन डिफाइन इट, हाउ आप इसको स्ट्रगल, इस नॉट स्ट्रगल, इस जर्नी को कैसे लेके चलते हो आप ये इस ग्राइंड एंड पाउंड से, और यहाँ आपके पहले वाले फेस पे उस बीच में मार्केटिंग को कैसे लेके आते हो, और मार्केटिंग का क्या डेफिनेशन कर सकते हैं? देखिए, मैं जब एडवर्टाइजिंग में मैंने अपना करियर शुरू किया, वो एक बहुत ही चमत्कारी दुनिया जिसे कहते हैं ना, वो अच्छा है कि आपको वहाँ मतलब जो एक एनर्जी मिलती है, जो वाइब मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये, एक प्रोडक्ट को जब आप एक ब्रांड में की तरफ लेके जाते हो, जो डिफरेंशिएशन और जो जर्नी है ना एक प्रोडक्ट से ब्रांड की, वो बहुत ही एक्साइटिंग है। तो आज भी मतलब मार्केटिंग और जो ब्रांड है, ब्रांड एडवर्टाइजिंग, ये बहुत ही क्लोज है कि आप ब्रांड कैसे डिफाइन करते हो, ब्रांड की वैल्यूज, ब्रांड से रिलेटेड। हमको एक ब्रांड एक बहुत छोटा शब्द लगता है, पर ब्रांड बनाने में
फाउंडर्स का और कई सारी एजेंसीज की दशकों खप जाते हैं। आज आप देखिए, आज हम वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड ब्रांड इन द वर्ल्ड इज एप्पल, राइट? जबकि वो खुद बनाते अंदर कुछ नहीं है पर ब्रांड है और वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड ब्रांड है। बट वो ब्रांड एक दिन में नहीं बना है, कई जनरेशंस का उसमें, जैसे कहते हैं ना, वक्त, एनर्जी लगा है। कई दुनिया की बेस्ट ऑफ द ब्रांड एजेंसीज उसके पीछे काम करती हैं, राइट? तो ब्रांडिंग इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज एंड अ लॉट ऑफ उसका जो हमने जो भी थोड़ा बहुत मैं वहाँ सीख पाया, उसको हमने एज अ ब्रांड अपने ग्राइंड एंड पाउंड में और जो हमारे कैटेगरी जो ब्रांड्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट के ब्रांड्स हैं, उनमें हमने कोशिश करी है हम उसमें उनको लेके आए। सो ये ब्रांड बनने की जो जर्नी होती है कैसी होती है? लाइक मैं कोई ब्रांड ले लेता हूँ, लाइक राहुल माइंडसेट, हमारे चैनल का नाम राहुल माइंडसेट, एक नाम ले लिया हमने जी। अब इसकी जर्नी अभी जीरो पे है, मान के चलो जीरो पे। तो इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है? पहले ये स्टेज, फिर ये स्टेज, फिर ये स्टेज, फिर ये स्टेज, व्हाट इज द जर्नी ऑफ, कैसे होती है? तो देखिए, लाइफ में आज की जो एक नई अपनी जो एक जनरेशन है, ये जो डबल क्लिक पे तुरंत सब कुछ हो जाता है ना, आज हमारी एक्सपेक्टेशंस अलाइंड खराब हो गई है कि डबल क्लिक करो, इंटरनेट जैसे ब्राउजर होता है, सब कुछ इंस्टेंट हो जाए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ऐसा नहीं होता है। नेचर ने कुछ भी इंस्टेंट नहीं बनाया है, और जो इंस्टेंट नेचर ने बनाया है, जब भी आप देखोगे अचानक से चीजें होती हैं, वो बड़ी खतरनाक होती हैं। जैसे भूकंप अचानक आता है, सुनामी अचानक आती है, राइट? बट जब आप कोई भी चीज नेचुरली ग्रो करते हो, जो प्रोसेस होता है, जब आप सीड आज बोते हो, जैसे आपने कहा अपने चैनल के लिए, आपने एक आज बीज बोया है, अब आप उसमें अगर आपने सही, एक तो पेशेंस दे दिया और दूसरा सही खाद पानी दे दिया, राइट, तब वो ग्रो होगा। तो जो एडवर्टाइजिंग है, सीड तो कोई ना कोई कंपनी का फाउंडर ये वो बोता है, बट जो उसमें खाद पानी का काम है, वो एडवर्टाइजिंग और जो ये ब्रांडिंग वाला काम है ना, ये वो करते हैं इफेक्टिवली। तो वो स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस है, पेशेंस का काम है कि आप ये सोचो कि मैंने आज शुरू कर दिया और कल मैं, मतलब मेरा ब्रांड रातों रात सुपरस्टार बन जाए, वो नहीं होगा। दूसरा, आई थिंक कोर वैल्यूज जो आपकी हैं, एथिक्स, इंटेग्रिटी, ब्रांड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे आपका चैनल हो चाहे कुछ और हो, अगर आप अपने कोर से, अपने वैल्यूज से और एथिक्स को अगर आप जिस भी स्टेज पे छोड़ोगे, या हो सकता है उनको छोड़ के आप बहुत तेजी से ग्रो कर जाओ, बट फिर आप उसके बाद उसे सस्टेन नहीं कर पाओगे। मतलब ये वैल्यूज जो हम इंटीग्रिटी बहुत बात कर रहे हैं, हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, हर जगह ये काम आता है। एंड इट इवन आपकी ब्रांड जो हम समझते हैं ब्रांड की जगह काम आता है। वैल्यूज जो आपके कानून, खुद के कानून जो होते हैं, आपके खुद की जो रूल्स होते हैं, इफ आई एम राइट और नॉट, कानून होते हैं आपके, जैसे आपको इस स्टेट में इसी ईमानदारी के साथ चलना है, इस ईमानदारी को खराब नहीं करना, दैट इज गो इन इंटीग्रिटी सर। करेक्ट। तो अब मुझे इस ईमानदारी के साथ, इस वैल्यू के साथ कि मुझे क्लाइंट एक्सपीरियंस खराब नहीं करना है, मुझे वैल्यू देनी है, मैं क्लाइंट को कुछ मिलना चाहिए, तो उसको साथ में लेते लेते, और चाहे कितनी प्रेशर आए बाहर से, पड़ोस से, सरकार से, कैसी भी आए, उसको साथ लेके स्ट्रगल करके, फाइट करके आप अगर ब्रांड को लेके चलते, देन इट विल बिकम ब्रांड। यस, एब्सोल्युटली। और देखिए, किसी भी चीज में आज हम जिंदगी में, आज सबसे बड़ी शिकायत आदमी को आपस में भी क्या है, एक आपने सुना होगा बहुत, एक फ्रेज बहुत लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, जस्ट बी रियल। इसका मतलब क्या है भाई? फेक मत हो, मैनिपुलेट मत कर, यही तो है। सेलू मत बन, सेलू मत बन तो एक छोटा एक अलग हो जाता है। बट एक जैसे मान लीजिए कल को आप, एक गर्लफ्रेंड है आपकी, आप किसी के बॉयफ्रेंड हो, तो आप दोनों की एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से क्या है कि यार जो है जैसा है वो बता, उसको ना ओवर हाइप या उसको ना सुंदर दिखा के मत बताओ। इसीलिए वो एक वर्ड आता है, जस्ट बी रियल। फैब्रिकेशन ना हो, मैनिपुलेशन ना हो, राइट? तो अगर आप अपने कोर पे जाओगे, वैल्यूज पे जाओगे, एथिक्स पे जाओगे, तो आप ना उस चीज को साथ में पकड़ के चलोगे और वही रास्ता आपको आगे लेके जाएगा। हाँ, हो सकता है शुरू में मुश्किलें आएंगी, दिक्कत भी होगी, क्योंकि जब आप आज मार्केट में निकलते हो या रिलेशनशिप में, दुनिया में निकलते हो, एक बहुत बड़ी एक परसेंटेज है जहाँ चीजें बहुत फास्ट हैं, फेक हैं, अनरियल हैं, बट वो लॉन्ग टर्म में कभी भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। ओके, सही। ये जो लोग सुन रहे हैं, जो ये बहुत बड़ी चीज है लोगों को, जो ब्रांड आज लोग, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ऐसा वर्ड है जो मार्केट में होलसेल की तरह बिक रहा है, करेक्ट, थोक में बिक रहा है, करेक्ट। एंटरप्रेन्योर, हर कोई दुकान वाला एंटरप्रेन्योर समझ रहा है, हर कोई छोटी सी कोई चीज खोल एंटरप्रेन्योर समझ रहा है, बट दे ऑल वांट्स टू बिकम एंटरप्रेन्योर, करेक्ट। बट द रास्ता ऑफ ब्रांड, द तरीका ऑफ ब्रांड इज गोज फ्रॉम हियर, करेक्ट।
सर ने जैसे बताया कि इंटीग्रिटी हो, कोर वैल्यूज हो, कोई चीजें हो, पर प्लस पेशेंस टू हैंडल दिस, प्लस स्टैमिना ऑफ माइंड टू हैंडल दिस, देन वी कैन थिंक अबाउट, देन वी कैन गो अबाउट ब्रांड। पीपल, मैंने बहुत सुना, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं यार इसको ब्रांड बनाऊंगा, बढ़िया सा ब्रांड बनाऊंगा, इसको मैं ये अच्छा बनाऊंगा, बट आई द माइंडसेट फॉर द ब्रांड इज नेसेसरी, आई बिलीव। करेक्ट, तभी वो जाके कुछ ऊंचा बढ़ पाएगा, वरना ये छोटा खेल नहीं है कि आपने सोचा ब्रांड बना दो। इसके लिए कई लोग लगते हैं, कई एडवर्टाइजिंग लगती है, कई मार्केटिंग लगती है, कई सोच लगती है। करेक्ट, इज राइट फेस सर? नहीं बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं, इंग्लिश में दो कोट्स हैं। पहली कोट जो मैं कहूंगा ये है कि इन द लॉन्गर रन मैन हिट व्हाट दे एम एट। बट इसमें कि मतलब आप एक लंबे समय में, जिसे हम पेशेंस कहते हैं, आप वहां पहुंच जाओगे जहां जो आपने सोचा था, यू विल हिट व्हाट यू हैव एम। बट उसमें अंडरलाइनिंग वर्ड है इन द लॉन्गर रन। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप में आप मत आओ। एंटरप्रेन्योरशिप वैसे तो ई से स्टार्ट होता है, बट मेरा अपना मानना है एंटरप्रेन्योरशिप में एस जो सबसे आगे है, ई से आगे भी एक एस लगा है जो साइलेंट है, और एस का मतलब होता है स्लॉगिंग। अगर आप स्लॉग नहीं कर सकते हो, मीन से मतलब थोड़ा उसको, सो जैसे अगर आप देखिए एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है। एंटरप्रेन्योर का मतलब लोग सोचते हैं यार ठीक है मैं आता हूँ कुछ स्टार्ट करता हूँ, बहुत कूल है आज वो, राइट। बट आप जब वहां आओ, आप आने का सोचो, या अगर आप आ भी गए हो तो आप ये सोच लो ई से पहले भी एक और शब्द है वहां एस, और जो साइलेंट है। कई सारे इंग्लिश में वर्ड है जहाँ पे आप ना उसकी वो वर्ड साइलेंट होते हैं, कॉलेज की तरह से। करेक्ट। अब वो साइलेंट एस का मतलब है स्लॉगिंग। एंटरप्रेन्योर से भी पहले अगर आप स्लॉगिंग करने के लिए तैयार हो ना अगले 5 साल 10 साल के लिए, तब आप आओ, वरना मत आओ, राइट। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टार्ट्स फ्रॉम दैट। एक आपको स्लॉग करना ही पड़ेगा। आज हम आज देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप, जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत लोगों ने इंडिया में, अगेन ये दूसरा एक इनिशिएटिव है जब से इंडिया में स्टार्टअप इंडिया और ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, राइट। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया। सबसे बड़ी बात है एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया कि यानी एक पॉजिटिव माइंडसेट, यार हम सिर्फ नौकरी नहीं कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट वर्ल्ड क्लास कंपनीज इन इंडिया, राइट। एंड नॉट जस्ट लेगेसी कंपनीज या लेगेसी फैमिलीज या लेगेसी बिजनेस ही सिर्फ बिजनेसेस नहीं क्रिएट कर सकते हैं, वर्ल्ड क्लास कंपनीज नहीं क्रिएट कर सकती हैं, या ब्रिलियंट आइडियाज नहीं ला सकते हैं, बट some of the most youngest people can create that, and that is what we have seen. So founders, चाहे आप ओयो देख लीजिए, चाहे ओला देख लीजिए, चाहे आप फ्लिपकार्ट देख लीजिए, चाहे पेटीएम देख लीजिए, all these people have lit। आज हम जो इनको देखते हैं ये हमको सक्सेस स्टोरीज दिखती हैं, पर इनके पीछे की इनकी दशकों की स्लॉगिंग नहीं दिखती है, राइट। मेहनत, घिसाई, पॉलिशिंग, राइट। और वो दर्द, वो पेन, वो हर चीज। हमारी एक दोस्त है, उनका नाम अनु है, मतलब घर का नाम हम लोग जैसे उन्हें कहते हैं दोस्ती में। तो वो काफी अच्छे कंपनीज में उनके HR हेड्स रही, ग्लोबल HR हेड रही। उनको पढ़ने का बहुत शौक है, और उनके घर में 2 कमरे पूरे सिर्फ और सिर्फ बुक्स हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। क्या बात है। तो इन्हीं जो फाउंडर्स हैं, इन्हीं में से जो इंडिया में जो स्टार्टअप्स रही, ई कॉमर्स में रही, इनकी उन्होंने मतलब शुरू में इनके यहाँ से ऑर्डर करना शुरू किया, इनके जब इन्होंने लॉन्च किया अपना बिजनेस। ये फाउंडर्स आज इंडिया के, ये दोनों फाउंडर्स इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं। पर एक टाइम ये था जब इन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ी, बड़े घर से सिर्फ एक छोटे से कमरे में दोनों शिफ्ट हुए। और ये जो हम अपने रेफरेंस ले रहे हो, कैन वी डिस्क्लोज कर सकते हैं? नहीं देखिए वैसे नाम ना ऐसे डिस्क्लोज करना चाहिए। कोई क्या फर्म है, मतलब अच्छा इनको कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, दे आर वन ऑफ द मतलब लाइक बहुत ही अच्छा इन्होंने एग्जिट लिया, ठीक है। फिर अनु इनके यहाँ से ऑर्डर करा करती थी बुक्स, और उस समय क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज कम थे, राइट, इन लोगों ने एक सेकेंड हैंड स्कूटर हायर खरीदा था। और ये जो फाउंडर्स हैं खुद कई बार अनु के घर में खुद किताब डिलीवर करने गए हैं, डिलीवरी बॉय की तरह। क्या बात है। अच्छा। अब आप सोचिए कि, और ये मतलब इंडिया के जैसे कहते हैं ना हम IIT IIM वाले जो एक हैं उनमें से पढ़े हुए हैं ये, और आप सोचिए ये खुद जाके डिलीवर कर रहे हैं। तो ये एक जिसे कहते हैं ना, कोई ईगो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई एरोगेंस नहीं कि यार मैं डिलीवरी बॉय थोड़ी ना हूँ। अब आप क्योंकि पर आप सीखते वहीं से हो,
क्या चीज सही हो रही है, क्या चीज नहीं सही हो रही है, ऑपरेशंस में टाइम कितना लग रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कस्टमर क्या सोचता है हमारे बारे में, कस्टमर हमें कैसे देखता है, क्या कुछ ऐसा है जो कस्टमर को पसंद आ रहा है, क्या ऐसा है जो कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा है। और जब तक ये फाउंडर्स फील्ड में नहीं होंगे तब तक आप सीखोगे नहीं। ऑफिस में बैठ के धंधा बिल्ड नहीं होता है। क्या बात है, ये लाइन में मैच है, जहाँ से मैच होती है। कोई ईगो नहीं, कोई एरोगेंस नहीं। जो भी कूल वर्ड है एंटरप्रेन्योर, जो कूल वर्ड है कि धंधा चालू करना है और कल ही मालामाल वीकली हो जाएगा, कल ही मर्सिडीज, कल ही आईफोन्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा। मगर अपने धंधे के अंदर झाड़ू नहीं लगाना, अपने धंधे के अंदर पोछा नहीं लगाना, अपने धंधे के अंदर डिलीवर नहीं करना, तो इसके बिना काम नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर एरोगेंस है, ईगो है कि यार मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ, मतलब एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ, मैंने कुछ खोल लिया है, दैट डजंट मीन कि आप बन गए हो, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और एरोगेंस जैसे वर्ड, ईगो जैसे वर्ड और सम्मान जैसे, एक्स्ट्रा सम्मान जैसे वर्ड दूर रखने पड़ेंगे और आपको बिल्ड करने के लिए काम करते रहना पड़ेगा उसके लिए। आप आज पहले दिन ही आप बहुत से नौकर नहीं सकते कि आज बच्चों में झाड़ू ये मारेगा, डिलीवर ये करेगा, ये काम करेगा। तो आई थिंक ये एक्स्ट्रा चीजें करके लोग फंस जाते हैं और समझ जाते हैं कि यार हम बन गए, हम वी आर अराइव्ड, हम पहुंच गए। वही कूल वर्ड का नाम बड़ा खराब हो रहा है और फिर बोलते हैं यार बड़ा स्ट्रगल है धंधे में। स्ट्रगल मतलब बिजनेस सबकी बस की बात नहीं है, तो वो फेस वहां खत्म होता है। विदाउट दिस स्ट्रगल, विदाउट दिस नॉलेज, एक एंटरप्रेन्योर की जो आपने एस वर्ड साइलेंट बताया, और साइलेंट वर्ड के अलावा कुछ नहीं हो सकता सर। देखिए, आपने जो सवाल पूछा इसमें उसके बहुत सारे पार्ट्स में जवाब हैं। पहला तो आप धंधे में या बिजनेस में आ क्यों रहे हो, जो आपका पर्पस है वो बहुत क्लियर होना है। आप अगर पैसे के लिए आ रहे हो तो आपका अपना एक सोचना हो सकता है, बट मेरा अपना ये मानना है, और स्पेशली जो मैंने एक वैल्यू सिस्टम से सीखा है, आप एक जो भी आप बिजनेस में आ रहे हो उससे कुछ बदलाव लाने की, अच्छा बदलाव लाने की और कुछ वैल्यू क्रिएट करने का सोचो। अगर आप वो करके ले गए ना, पैसा आएगा। पैसा शुड नॉट बी, एटलीस्ट मेरे केस में या हमारे केस में, पीपल दैट आई नो, पैसा is not the primary thing that we are going after. What we are looking to do is create value for our customers, for our teams. How do we bring that change? जैसे हम खाने में लाना चाहते हैं, right? And as a by product, आप जब अच्छा काम करोगे, आप अच्छा कर रहे हो, तो obviously बात है वो चीज आगे जाएगी, लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो as a by product पैसा बनेगा। But we are not chasing money. What we are chasing is something कि how do we bring this change? How do we create value for our customers, for our suppliers, for our teams? So value creation is important that we are looking for, not money. Money is not the primary, क्योंकि आप पैसे के पीछे भागते रहोगे तो आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाओगे, तो वो पैसा बहुत टाइम तक आपके पास रहेगा नहीं। बट आप एक बार जब वैल्यू, एप्पल आज यही करता है। एप्पल ने क्या किया है, आई गिव एवरी टाइम एन एप्पल का एग्जांपल या सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड्स के जो एग्जांपल है। एप्पल भर गया है, एप्पल हर चीज का एप्पल अभी भर गया। क्यों भरा है वो आप प्लीज लेट मी नो। करेक्ट, बिकॉज वो वैल्यू क्रिएट करते हैं आपके लिए, राइट? आप आज उन्हें अगेन इट्स एक प्रोडक्ट और जो उन्होंने ब्रांड क्रिएट किया, एक उसका एक अमलगमेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये, राइट? कि भाई आप अपने आप को, चाहे आप टॉप मोस्ट टीयर ए से आते हो या एक एस्पिरेशनल ब्रांड है, राइट? क्यों? क्योंकि इमेजरी ऐसी क्रिएट की गई है, प्रोडक्ट क्वालिटी ऐसी क्रिएट की है। उन्होंने एप्पल, स्टीव जॉब्स ने ये सोच के नहीं स्टार्ट किया था यार मैं पैसा कमाऊंगा इस चीज से। पैसा बना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसा भी स्थिति आई थी ना जब एप्पल बैंकरप्ट था, उनको एप्पल से निकाल दिया गया था, राइट? ही वाज फायर्ड, उनको उनकी कंपनी से बाहर कर दिया गया था, बाद में बुलाया गया। अल्टीमेटली ही वाज आस्क्ड टू कम बैक, राइट? बिकॉज़ ही हैड दैट विजन, ही हैड दैट ग्रिट कि मुझे रगड़ना है, राइट? सही आपकी बात प्रूव हो गई है। पर अगर स्टीव जॉब्स का जो होता कि यार करोड़पति अरबपति बन के मेरा वो विजन है, नॉट इंस्टेड ऑफ वैल्यू, तो उनको वापस नहीं बुलाते। करेक्ट। और जो उन्होंने जब छोड़ा था, जो आई थिंक जो बोर्ड मेंबर्स थे, उनकी वैल्यू कुछ डिफरेंट थी। करेक्ट। उनका विचार कुछ डिफरेंट था, बट जो कोर बंदा था, कोई पर्सन था, स्टीव जॉब्स, उसकी वैल्यू डिफरेंट थी। तो उसकी बोला यार तुम दोबारा आओ, काम स्टार्ट करो। और सर क्या वैल्यू है, आई बॉट सम प्रोडक्ट ऑफ, मैंने कुछ मैक लिया, क्या गजब वैल्यू थी। आई चेंज ऑल थिंग्स ऑफ माइंड, हर चीज मैंने उसका टैग वैग सब कुछ ले लिया ऑटोमेटिकली। आई बिलीव कि इतना पैसे खर्च नहीं करना चाहिए, इतना क्यों कर रहे हैं, मगर ऑटोमेटिकली मैंने नॉर्मल रेट से 2-3 गुना ज्यादा पैसे देके वो सामान एक्वायर किया। करेक्ट। और वो मतलब कहते हैं इसमें हम पैसा डिफाइन कर नहीं सकते। दैट मीन्स वैल्यू अपर है, पैसा नीचे है। एब्सोल्युटली यस, वो बाय प्रोडक्ट है पैसा।
वो बाई प्रोडक्ट है पैसा। अगेन यू हैव टू स्टिक टू योर कोर फंडामेंटल, जिसे कहते हैं ना, आप वैल्यू क्रिएट करोगे, चाहे आप बिजनेस में करो, चाहे अपने पर्सनल रिलेशनशिप में करो, चाहे अपने दोस्ती में करो, वो चीज आपके संग आपकी ग्रो करेगी और अच्छी ग्रो करेगी। बहुत अच्छा लर्निंग मिली है। पीपल क्या, मैं, सब लोग आई थिंक एक टाइम पे ऐसे ही करते हैं कि यार पैसा बनाना है, थोक में बनाना है, बड़ी तरीके से बनाना है और मालामाल हो जाएंगे आज ही आज, ऐसी सोच के साथ जाएंगे तो वी कांट गेट सिंगल रुपी। बट शायद वो ले सकते हैं, मगर कुछ देर बाद चला जाएगा वो। मगर आप वैल्यू दोगे कि यार किसी की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, किसी प्रॉब्लम को अच्छा करेंगे, ठीक करेंगे, देन ऑटोमेटिकली आपको पैसा आएगा। करेक्ट। सो गो फॉर द वैल्यू, नॉट फॉर द मनी। करेक्ट। दिस इज अ कोर लाइन, आई बिलीव इसको थंबनेल बना सकते हैं हम। पहले वैल्यू पे जाइए, पैसा पीछे छोड़ दीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको। एब्सोल्युटली यस, मेरा ये मानना है। और मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस जो भी अंडरस्टैंड ऑफ लाइफ, आई हैव सीन दिस एग्जाम प्रैक्टिकल, जो आपने मानना है आपका, वो आई बिलीव जो रियल लोग हैं उनका मानना यही है। वो लोग कुछ देते हैं, कुछ सर्विस देते हैं, कुछ मतलब एक सेवा का भाव देते हैं कि ये मैंने चीज दी है, उसको ठीक करते हैं, देन दे गॉट द थिंग्स ऑटोमेटिकली। करेक्ट। रतन टाटा जी, करेक्ट, मैंने उनकी स्टोरी सुनी थी कि जब 26/11 का जब हमला हुआ था, उस टाइम पे किसी को नहीं पता ना ये मार्केट है कि जितने लोग जिनके लोग खत्म हुए थे, जिन लोगों के इंजर्ड हुए थे, द ग्रेट पर्सनालिटी, आसपास जो फेरी वाले थे, बहुत सारे फेरी वाले उस टाइम थे, उनके सब परिवारों के बच्चों को मुआवजा दिया गया रतन टाटा की तरफ से, प्लस उनकी लाइफ के कॉलेज तक पढ़ाई पूरी कराएगी। और जितने लोग अफेक्टेड थे आसपास, जो उनके मतलब ही नहीं था, वो क्या करते, वो तो सरकार के अंडर में आता, वो कर देते, मगर उन्होंने सबका काम किया, सबको मुआवजा दिया, सबको मुआवजा दे क्रिएट द लाइफ, दे क्रिएट देयर लर्निंग, एजुकेशन, उनको खाना पीना सब कुछ दिया, उनको जॉब्स दी। वही कहीं लिस्टेड नहीं, मैंने कहीं लिस्टेड सुना नहीं। उन्होंने वो सेवा भाव दिखाया, वो वैल्यू दी, वो वैल्यू वहां पर भी अटैच करती है। और किसी को मार्केट कराया, किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया, उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। और पुलिस वालों को और जो आर्मी पर्सनल थे, उन सब उनको इफेक्ट किया। तो मैंने देखा ये इतना बड़ा आदमी, जो कि वो पैसा करोड़ों रुपए से खर्च किया उसने, उस समय वो भूल गया, ही इज गिविंग वैल्यू। और उसी वजह से उसके सारे लोग उसको उन पर्सनालिटी को इतना, मतलब उनका जो रैली निकली थी, इतनी भव्य निकली थी, कितनी बड़ी पर्सनालिटी। करेक्ट। तो आई बिलीव इतनी सारी इंटीग्रिटी, इतनी सारी वैल्यूज को लेने के बाद एक पर्सनालिटी बनती है। तो इफ यू गो इन द ब्रांड फॉर्मेशन, या हम बिजनेस पे जाएंगे कि एक छोटा सोच बोलूंगा, जैसे सब में निकला है अभी, पैसा बनाना है, पैसा तो बन जाएगा, थोड़ा टाइम रहेगा, मैं निकल जाएगा, पर वैल्यू बनेगी तो वो लॉन्ग टर्म रहेगी। तो आपकी बातों से मुझे ये क्लियर हुआ, अच्छा क्लियर हुआ है। नहीं, एब्सोल्युटली, वैल्यू ना क्रेडिबिलिटी लाती है। अगर आप इफ यू आर स्टिकिंग टू योर वैल्यूज और आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो ना, क्रेडिबिलिटी से ही नाम बनता है। आज जो आप स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी की आप बात कर रहे हैं, वो इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड्स, राइट, टाटास टुडे। जिस तरह का काम टाटास करते हैं अक्रॉस द सेक्टर्स में, राइट, नेशन बिल्डिंग से लेके अगेन उनकी कोर एज अ कंपनी, एज अ ग्रुप, वेरी एथिकल बिजनेसेस, वेरी जिस तरह से वो बिजनेसेस रन करते हैं अपना, राइट, समथिंग वेरी एज इंडियंस वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट, एंड समथिंग वी शुड बी एडमायर देम एज अ ग्रुप, राइट। जिस हिसाब से वो लोग लीड करते हैं, जिस हिसाब से एग्जाम्पल सेट करते हैं, नॉट दैट उनका आप कोई भी बिजनेस देख लीजिए, वैल्यू क्रिएशन इज देयर फोकस, बिकॉज एवरीवन नोज, आप बिजनेस में हो, आपने वैल्यू क्रिएट कर ली, पैसा तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट बनेगा, हर जगह बनेगा। बहुत बड़ी बात है सर ये, मतलब ये आई थिंक जैसे 100% लोग हैं, 100 में से जो मैंने देखा 70% लोग ये सोचते हैं, और 90% लोग ये सोचते हैं कि अब पैसा पहले। और अपनी जो लाइन दी है वैल्यू इनवेरिएबली ऑटोमेटिकली क्रिएट्स मनी, और वो भी जो आप सोच रहे हो उससे ज्यादा दे देगा। करेक्ट। और इतना दे देगा कि आप और लोगों को रख पाओगे उस काम को करने के लिए। हाँ, मतलब देखिए अगेन आप किसी भी स्टेज में, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ कि आप जब वैल्यू क्रिएट करते हो और जब आपका कस्टमर उस वैल्यू को अप्रिशिएट करता है, और ऑब्वियसली वो फिर आपकी प्रोडक्ट यूज करता है या सर्विसेज यूज करता है, एज अ रिजल्ट आपके यहाँ कंपनी में ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं, आपके रेवेन्यूज बढ़ते हैं, आपकी सेल्स बढ़ती है। तो ऑब्वियसली यू नीड, अब आप अकेले
अकेले तो सिर्फ एक ही इंसान मैनेज कर सकता है, वो है रजनीकांत जी, राइट? भैया मैं रजनीकांत हूँ और मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ अकेला, राइट? बट रियल लाइफ में, चाहे वो पर्सनल हो चाहे बिजनेस हो, रियल लाइफ में अकेला इंसान सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता है। हेंस यू नीड गुड पीपल एज टीम। अब वो टीम में अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग आते हैं, विद अलग अलग स्किल सेट से आते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। कोई एज सिंपल एज दैट, कोई हो सकता है आपके यहाँ लैपटॉप ठीक करता हो, पर उसका रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक लैपटॉप नहीं चलेगा या 10 लैपटॉप नहीं चलेंगे कंपनी में, तो वो 10 लैपटॉप का बहुत एक रिपोर्कशन है कहीं ना, क्योंकि वो काम नहीं हो रहा है। सेम वे जो कंपनी का सीईओ है वो अपने लेवल पे कुछ और काम करते हैं। तो आपका जब वैल्यू क्रिएट करके ले जाओगे और आपके कस्टमर्स उस वैल्यू को अप्रिशिएट करके जब आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट मनी विल कम and that will get, आप अपने टीम्स बिल्ड करोगे, एक्सपैंड करोगे, and so forth. There are multiple things that a business does to grow from there. So I think Tatas have done wonderfully well there, and I think that is my thought also कि आप again coming back to the very core of this discussion, value, stick to your values, create value for your customers और all your touch points, चाहे वो आपके कस्टमर हो चाहे एम्प्लॉइज हो, एंड बी ट्रस्टवर्दी, जैसे कहते हैं ना आपको ईमानदारी जिसे कहते हैं, इंटेंट अपना आप अच्छा रखिए। गुड इंटेंट एंड गुड एक्शंस विल डेफिनेटली क्रिएट मैजिक। गुड इंटेंट एंड गुड एक्शंस विल डेफिनेटली क्रिएट मैजिक। सर से आज हमें ये एक अच्छा डायलॉग मिला है, ये बड़ी चीज, बहुत सी चीजें मिली है, ये बहुत बड़ी चीज है जो कि एक नॉर्मल बड़ी पब्लिक को बताता है और समझाता है कि यार इस वजह से जाएंगे तो चीजें अच्छी होंगी। और आपको मेरे एक किसी गुरु थे ने गुरुजी की, या मैंने फंडामेंटल कहीं पढ़ी थी, और किसी गुरु ने बताया था मुझे, बहुत देसी लैंग्वेज में बताया था, अगर राहुल अगर तुम्हें माल कमाना है ना, तुम थोड़े दिन कमाओगे, मगर अगर आप किसी को वैल्यू दे के माल कमाओगे तो आपको वो शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, मजा आएगा, लाइक कुछ करने का थ्रिल होगा। और उन्होंने कहा था सारे अंग्रेज, सारे जो एंटरप्रेन्योर बाहर के अंग्रेज, कुछ बहुत सारे जो बहुत अमीर बन गए थे, वो लोग यहाँ पर इंडिया में क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने लोगों को वैल्यू नहीं दी। देन वो अशांत हैं, अभी वो घूम रहे हैं, परेशान है, तो वैल्यू लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। अगर उन्होंने कुछ लोगों को दिया, सेवा भाव किया, वैल्यू दी, तो ऑटोमेटिकली आप भी शांत हो जाते हो, आप भी अच्छे हो जाते हो, आप भी मस्त हो जाते हो। तो अगर माल कमाना है तो वैल्यू देके कमाओ, सेवा भाव से करो तो अच्छा होगा। I got this point from my absolutely आप सही कह रहे हैं। देखिए मतलब अगेन आप ये जो अपना एक जो स्पिरिचुअल साइड है उस साइड जा रहे हैं। मेरा तो वैसे एक ही चीज, दो ही चीजें मैं मानता हूँ। दो, एक हमारे दुर्गा सप्तशती के जो 2 श्लोक हैं कि भैया शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्व स्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मतलब कि जब शरणागत मतलब जब आप उसकी शरण में जाते हो, राइट, शरणागत दीन, राइट, तो वो सारी आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब हर लेती है, राइट। पहला और सर्व मंगल जो उससे जस्ट पहला है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्या बात है। तो ये 2 चीजें ना, जब आप मतलब एक गुड अच्छी नीयत से और अच्छे कर्मों से, जब आप गुड इंटेंट एंड गुड एक्शन को दोनों मिलाते हो ना, तो भाई भगवती रास्ते अपने आप खुलती है, क्योंकि उससे ऊपर कुछ है नहीं। उसी को हमारे शास्त्रों में, धर्म में कहा गया है ना भाई, त्रैलोक, तीनों लोगों की स्वामिनी वही। आई बिलीव आपके पास बहुत चीज है बताने के लिए, इस बात को कंक्लूड करने के लिए, मगर गुड इंटेंट गुड एक्शन स्टिल एग्जिस्ट, और वो एग्जिस्ट रहेंगे। करेक्ट। ये नहीं कि आज का जमाना चेंज हो गया तो ये जो बात सुनते हैं कि अब आज का जमाना फरेब का है, फेक का है, दैट इज नॉट रियल थिंग। जो गुड इंटेंट गुड एक्शन करेगा उसकी चीजें आगे जाती है, और यही रियलिटी है सर, राइट? हाँ, अभी तक तो यही है, राइट। चाहे मतलब, और ये चीज सतयुग से चली आ रही है, कलयुग में भी वो है। गुड इंटेंट और गुड एक्शन क्रिएट मैजिक करते ही करते हैं। हाँ, वक्त लग सकता है, वो बात अलग है। मजा आया सर, ये बात, ये चीजें सुनकर समझ के मेरी भी कुछ लर्निंग अच्छी बढ़ी, कुछ पॉइंट्स मेरे बढ़े। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। आगे चलते हैं। आपका ग्राइंड एंड पाउंड मतलब उसको ठोको, क्या मतलब पीसना जो मतलब हमारी पहले पीसती थी, हमारे ग्रैंडपेरेंट्स पीसते थे। ग्राइंड एंड पाउंड मींस कूटना। अच्छा, पीसना और कूटना, आपने कंपनी नाम ये रख दिया। करेक्ट। सर ये कंपनी आपने क्यों स्टार्ट की है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस कंपनी, और अभी आपका विजन क्या है इसमें, इस कंपनी में आपका? जैसे आप देखेंगे, अगर आप हमारा लोगो देखेंगे तो कंपनी का नाम है ग्राइंड एंड पाउंड, और उसके नीचे 2 वर्ड लिखे हैं, रियल फूड्स। वो क्या गया कि इंसान ने ना खाने को प्रोडक्ट्स की तरह ट्रीट करना शुरू कर दी। अच्छा, खाना है, खाना प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट आपके जूते हैं, जैकेट है, घड़ी है, ये प्रोडक्ट्स हैं। और आज हम
आज इंसान को जबकि आज की दुनिया में, आज के ज़माने में आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के पास जितने रिसोर्सेज थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे या कम्युनिकेशन के जितने रिसोर्सेज थे, उससे बहुत ही कम पे उन लोगों के पास थे। बट इंसान तब ज़्यादा खुश भी था, ज़्यादा हेल्दी भी था। आज जितनी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं तब नहीं थी, राइट। और कोर प्रॉब्लम की कोर ही, जैसे हमारा, अगर आप अगेन मैं बार बार हमारी भारतीय संस्कृति पे जाता हूँ, क्योंकि हमसे अच्छा ह्यूमन एनाटॉमी और फूड कोई नहीं समझता था। जब दुनिया में लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था 5000 साल पहले, हमारे सो कॉल्ड साइंटिस्ट या ऋषिज ने वेद लिख दिए थे, राइट। अब उस समय आप देखिए चरक संहिता, आयुर्वेद, सुश्रुत संहिता, ये सारे के सारे आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को, आपके वात पित्त कफ जिसे हम कहते हैं, दोषों को बताते हैं। हर किस सीजन में किसको क्या खाना चाहिए, क्या किस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए, वो इतना डिटेलिंग में उन्होंने बता रखा है। पर हुआ क्या कि हमने बदलाव के चक्कर में अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान को पीछे हम छोड़ते चले गए। हमारे लिए टर्निंग पॉइंट वही था, स्पेशली कोरोना के बाद। हमारे उत्तराखंड में, वैसे बेसिकली उत्तराखंड से आता हूँ। क्या बात है, बड़ी अच्छी सुंदर सर। वहां देख के तो मन तक तो ज्यादा, मतलब मजा ही आया था वहां तो मैं वहां गया। पहले मैं मतलब लाइक जब फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बीच की बात है, तो वहाँ हमारे वहाँ गांव में दूर दूर तक कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं था। अच्छा, मतलब कुछ इफेक्ट ही नहीं था। अच्छा। और वहाँ पे लोग बैठ के, हमारे यहाँ जैसे ना पहाड़ों में अगर आप स्ट्रक्चर्स देखोगे तो गांव थोड़े दूर दूर होते हैं, क्योंकि वहाँ मतलब हमेशा बहुत ही सेफ रहे। वहाँ कोई चोरी डकैती कुछ नहीं। आज भी हमारे गांव में लेडीज पहाड़ों में से सोना बहुत पहनते हैं। लोग अपने घरों में सिर्फ कुंडी लगा के चले जाते हैं दिन भर के लिए बाहर, अभी भी। और कुंडी भी इसलिए लगाते हैं कि जानवर घुस के अंदर अनाज या कुछ और खाएगा। ओहो। और कुंडी लगा के आपका जेवर अंदर पड़े हैं, कैश अंदर पड़ा है, कोई मतलब, और वो सुबह निकले हैं 8 बजे 9 बजे, शाम को 4 बजे लौटेंगे, कोई चोरी नहीं, कोई डर नहीं। बस वहाँ एक ही चीज का हमेशा से डर रहा है, वो रहता था कि भाई जंगली, क्योंकि पहाड़ हैं, जंगल है, तो जंगली जानवर आते हैं। तो इसीलिए वहाँ छोटे छोटे आपको क्लस्टर्स मिलते हैं गाँव के, एक यहाँ है तो दूसरा वहाँ होगा। तो वहाँ लोग, जो लेडीज हैं, वो दिन में एक संग आती हैं और अपने अनाज पूरा पीसती हैं साथ में बैठ के, और अपने ही मसाले कूटते हैं वो लोग टिपिकली। तो हमारे यहाँ एक उसको पानी वाली चक्की कहते हैं, उससे भी होता है। तो एक संग वहाँ एक गांव 5-7 गाँव को मिला के एक पंचक्की होती है, वहाँ लेडीज जाती हैं। हर दिन किसी ना किसी गांव का नंबर होता है और पूरे गांव का आटा पीस के या कुछ पीस के दिन भर में लेके आ जाती है। ठीक है। उस तरह के जो आटा और होता है या मसाले होते हैं, उनका खुशबू, स्वाद, जब आप उसे छूते हैं, जो एक टेक्सचर जिसे कहते हैं, खाने में टेक्सचर का बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। खाना जैसे मसाले, दरदरे मसाले बहुत अच्छे होते हैं। और लोग, मैंने अपने घर में या बाहर जो हमारे कस्टमर्स हैं उनसे सुना है कि दरदरा आटा, वरना कई सारे जो पैकेट में आटे हैं वो बहुत ही टैल्कम टाइप, बहुत ही चिकने आटे आते हैं। अच्छा, मतलब कुछ लगता है, उसमें हाथ में लगता है दरदरापन, जिसे कहते हैं इंग्लिश में देखिए ना, कोर्स जिसे हम कहते हैं। तो वो चीजें जब हमने वहां गई, जब मैं वहां रहा, तो एक ऐसी कॉन्वर्सेशन में एक कोई हमारे गांव में बड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ इफेक्ट क्यों नहीं रहा कोरोना का, कैसे रहा। तब उन्होंने कहा कि भाई हम असली खाना खाते हैं, देसी खाना खाते हैं। तब ये क्लिक किया कि हाँ, ऐसा कुछ हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं रहता है बड़े शहरों में। तो फिर तब हम लोगों ने उस पर इंटरनली अपनी टीम से बात शुरू करी, पढ़ा, समझा क्या है, एंड देन वी रियलाइज कि हाँ यार, ये जो हमारी पारंपरिक पद्धतियां थी खाना तैयार करने की, वो बहुत ही यूनिक थी। अब जैसे हाथ वाली चक्कियां हैं, लोहे के इमाम दस्तों में, जिसे हम हिंदी में ओखली भी कहते हैं, कुछ जगहों पे खरड़ मुसल भी कहते हैं। तब हम इस बिजनेस में आए। ग्राइंड, हम लोग आटे के कामों में हैं, आटे और तेल के, तो हम इसलिए उसको ग्राइंड कहते हैं, क्योंकि आप पीसते हो आटा, कोई भी अनाज पीस के ही आटा बनता है। सेम वे अभी पीसते हो, अभी मतलब हमारे वही वैसे पिसवाते हो? टिपिकली जैसा आप पुराने पद्धति से होता था, नेचुरल स्टोन, वो धीरे धीरे पिसता है। हमारे आटे ठंडे आटे आते हैं बाहर, बिल्कुल रत्ती गर्म नहीं होता। प्लस मसाले हमारे वही इमाम दस्तों में कुटते हैं, तो हमारे आटे और मसालों का जो खुशबू आता है, स्वाद आता है, और जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, क्योंकि वो बिल्कुल गर्म नहीं होते हैं, तो बहुत ही अच्छी रहती है। तो हम आज, प्लस हम कुछ भी ऐसा नहीं है आपको जो बासी खिला रहे हो। बासी मतलब आज ज्यादातर एक जनता, चाहे आप छोटे शहर में रह रहे हो, बड़े शहर में रह रहे हो, जाके पैकेज आटे और मसाले उठा के लाती है। फोर्टिफाइड कुछ कहा था आपने? हाँ, तो आटे मसाले आज आप पैकेट से उठा के लाते हो। अब वो पैकेट कहीं किसी जगह पे बन रहा है, वो आता है, आप उसमें 3 महीने 6 महीने साल भर की उसकी शेल्फ लाइफ है। पर हम ये नहीं सोचते हैं
हम सवाल नहीं पूछते इंडियंस कि भाई आटे की, मसालों की 6 महीने, 12 महीने, 3 महीने शेल्फ लाइफ रहती कैसे है? एग्जैक्टली कैसे रहती है? कैसे रहती है भाई? आप बासी खा रहे हो। हम अपने घर में 3 दिन पुरानी रोटी नहीं खाते हैं, हम 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने पुराना पिसा हुआ, कुटा हुआ या हम आटे और मसाले खा रहे हैं। तो हमने वो चेंज किया, या हमारा करने का प्रयास है कि हम आपको, जब हमारा सब कुछ तब तैयार होता है जब ऑर्डर आप प्लेस करते हो। जब आप ऑर्डर करोगे उसके बाद ही हम आपके आटे पीसेंगे, मसाले कूटेंगे, और बिल्कुल जो पुरानी पारंपरिक पद्धतियां थी इमाम दस्तों में, और जो वही जो धीरे धीरे जो चक्कियां चलती थी पहले गाँव में, वैसे करते हैं। तो और फिर हम आपको अगले दिन डिलीवर करते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ जैसे अगर आप कहें मुझे 100 किलो आटा चाहिए, तो हम आप कहेंगे हम नहीं कर पाएंगे आज, अभी के अभी, और हाँ आप आज ऑर्डर प्लेस करिए, हम आपको कल डिलीवर करेंगे जिन और या हम आप ऑर्डर करने के बाद ही हम आपका तैयार करेंगे और फिर आपको डिलीवर करेंगे उसी तरीके से, जो बिल्कुल पुराने तरीकों से तैयार होता है हमारा। तो बेनिफिट्स क्या है इसके? अगर आप जैसे अगर हम इसको, हमें दिख रहा है कि बेनिफिट बहुत सारे, इसको हम बेनिफिट्स निकाल निचोड़ पकड़े कि पुराने तरीके से, जैसे हमने कहा कोरोना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा आपके यहाँ। करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपके जो मसाले थे, खान पान था, वो कि नेचुरल था। करेक्ट। दे आर गिविंग द राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द बॉडी। करेक्ट। तो फिर राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन आप प्रोवाइड कर रहे हो। करेक्ट। व्हाट आर मेन बेनिफिट्स ऑफ दिस? तो देखिए, जो आप, सबसे बड़ी बात है आज मार्केट में जो भी आप पैकेज खाना उठाते हो, सबसे पहला तो वो बासी है। और हमें ये सोचने की जरूरत है, अगर वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने पुराना है, तो वो सड़ क्यों नहीं रहा है? पहली चीज तो ना कि वो सड़ना चाहिए, खराब होना चाहिए। आप 3 दिन रोटी गर्मियों में अपने यहाँ रख के देख लीजिए, 100% खट्टी भी हो जाएगी और खराब भी हो जाएगी, फंगस लग जाती है, फंगस लग जाती है। तो इनमें क्यों नहीं हो रहा है? करेक्ट। क्यों? क्योंकि आप लोग हम इसमें जो है इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है, राइट? प्रिजर्वेटिव्स ही तो उसको रख पाएंगी ना। अच्छा, प्रिजर्वेटिव्स के बैड इफेक्ट्स क्या लाया मतलब आपकी बॉडी पे हमारी? देखिए, भगवान ने या प्रकृति ने आपके शरीर को, मैं बहुत ही एक सिंपल, चाहे वो प्रिजर्वेटिव हो, चाहे कलर्स हो, जो इस्तेमाल हो रहे हैं आज, प्रोसेस्ड फूड जिसे हम कहते हैं, या रिफाइंड इस्तेमाल हो रहे हैं, आपकी बॉडी वो भाषा समझती नहीं है ना। भगवान ने आपकी बॉडी को ऊपर से केमिकल समझने के लिए बनाया ही नहीं था। अब आप, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, हमारी जो बातचीत है वो हिंदी और इंग्लिश में है, ठीक है? अब आप मुझसे सवाल पूछिए और मैं आपको जापानीज में जवाब देना शुरू कर दूं, तो क्या होगा? आप नहीं समझोगे। सेम चीज, आपकी बॉडी जो ये केमिकल्स आज आपके खाने में जा रहे हैं उसको समझती ही नहीं है, इसीलिए उसको रिएक्ट करती है। आपके घर में कोई अननोन आएगा, अभी आप उसको वेलकम करोगे क्या? करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सेम चीज बॉडी के संग भी तो वही है भैया, ये सब क्या है उसको नहीं समझ में आता ये सब। तो फिर तुम सारे हमारे 110% सारे फूड प्रिजर्वेटिव से बन रहा है, केमिकल से बन रहा है। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, जैसे अभी अगर आपने अभी सुना होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में फोर्टिफाइड आ गए हैं। फोर्टिफाइड आटा है, फोर्टिफाइड मिल्क है, और कुछ और फोर्टिफाइड है। तो दो चीजें, फोर्टिफाइड पहले तो है क्या और हमें करने की जरूरत क्यों पड़े? फोर्टिफाइड से मतलब फोर्ट, जैसे कहते हैं ना किला, आप किसी चीज को ताकत दे रहे हो। किला पहले शहरों को ताकत दिया करता था। हाँ बिल्कुल। अब पहला सवाल ये पूछने की जरूरत है हमको, आप आज आपको आटे को, दूध को ताकत देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो तो पहले से ही ताकत था उसमें। ताकत इन सेंस मतलब क्या ताकत है? आप किसी भी चीज को आप फूड बनाते थे पहले, उसको ताकत देने के लिए बनाते थे, राइट? आज आप अपने आटे को या अपने दूध को आप फोर्टिफाई कर रहे हो, तो आप उसे ताकत क्यों दे रहे हो? फॉर स्टेइंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? नहीं, क्योंकि आपने जो उसकी प्रक्रिया थी उसको आप तक पहुंचाने तक से आपने उसमें उसका जो मूल, एक जो उसकी नेचर था, कोर था उसका, उसकी आपने उसको नेचर को ही चेंज कर दिया। अब आपने जब जैसे हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आटे का, आपने गेहूं लिया, आप उसको एक जगह पे लेके आए, पूरी इंडिया से आपने गेहूं उठाया, एक जगह आप लेके गए, आपने वहां बड़ी बड़ी मशीनों में उसे फटाफट पीसा, और उसमें से आपने उसको अच्छा दिखाने के लिए उसमें से हस हटा दिया, उसका अच्छा प्रोसेस कर दिया, रिफाइन कर दिया। अब आप जब उसे पीसते हो तो आप उसे 80 डिग्री 90 डिग्री पे पीस रहे हो, तो क्या होता है, उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब मर जाते हैं। उसका जो उसमें जो एक एसेंशियल ऑयल्स होता है कंपोनेंट, क्योंकि वो वॉलेटाइल होता है, एक बियॉन्ड 35-40 डिग्रीज के उड़ जाता है,
आपके खाने में एक तरह से वो बचता ही नहीं है। तो अब आप क्या कर रहे हो, आपने उसको, क्योंकि आपको उसे फास्ट जल्दी जल्दी तैयार करना था, आपने वो तो कर दिया, अब वो बचा तो न्यूट्रिशन लेस होके, अब आप उसमें न्यूट्रिशन ऐड करोगे, वो कैसे करोगे, तो आपने उसे फोर्टिफाई कर दिया। पर अल्टीमेटली जो आप फोर्टिफाई कर रहे हो वो है तो केमिकल्स ना, वो नेचुरल न्यूट्रिशन नहीं है। अच्छा, मतलब हमें कुछ मिल रहा है आटा, उसके अंदर हम केमिकल्स ऐड कर रहे हैं कि आप उसके जान लाने के लिए, न्यूट्रिशन लाने के लिए। बहुत सिंपल, किसी को आपने सुना होगा, किसी को ये पता, डॉक्टर ने, आप किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास गए, किसी आपने स्पेशली ओल्ड एज में लोगों को सुना होगा, या यंग एज में भी हो जाता है कि बोन डेंसिटी कम हो गई है, तो डॉक्टर क्या करता है, यार कैल्शियम की दवाई खा लो, कहता है ना, ताकि जल्दी से रिकवर हो जाओ। तो सेम चीज आज आपके आटे पर, वो जो कैल्शियम की दवाई है वो क्या है, वो केमिकल्स ही तो है। सेम चीज आज आपके खाने में हो रहा है कि भाई अब आपने उसमें से जो आपकी जो प्रोसेसिंग थी, जिस तरह से आपने उसे तैयार किया, आपने उसको, उसके जो न्यूट्रिएंट्स थे या जो उसकी बेनिफिशियल चीजें थी वो आपने खत्म कर दी। अब आप पर उसमें वो एसेंशियल है इंसान के लिए, तब आप उसमें केमिकल डाल के उसे ऐड कर रहे हो। तो ये चीज जो है हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल है, जो हम एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी, जिस पे हमारा फोकस है कि भाई उन पारंपरिक तरीकों से तैयार करो चीजों को जो आपके न्यूट्रिशन को इंटैक्ट रखती हैं, उसको खराब नहीं करती हैं। वो हस्क हो गया, उसका माइक्रोब्स न्यूट्रिशन हो गया उसके। आपका जब गर्म नहीं होता है तो आपके जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे इंटैक्ट रहते हैं, फाइबर, जितने भी मिनरल्स हैं, कुछ भी हमारा जो भी हम तैयार करते हैं उसमें से ना तो कुछ ऐड होता है उसमें, ना ही उसमें से हम कुछ हटाते हैं। तो फुल, जिसे कहते हैं होल ग्रेन्स का आपको आता है, या होल मसाले की चीजें आप तक पहुंचती हैं और बिल्कुल फ्रेश पहुंचती हैं कि आज आपने ऑर्डर किया तो आज पिस रही हैं और फिर आपके लिए वो तैयार होकर वो डिस्पैच हो रही हैं और आप तक पहुंच रही हैं। ठीक है, इससे जो हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए और माइक्रोब्स मिलना चाहिए, आई थिंक जो आप हस्क बता रहे हो, जो फाइबर्स बता रहे हो, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में जाती है, जो कि होल्ड होती है, क्या होता है, जो बिलीव जो फाइबर होता है वो होल्ड करता है। अगर वो होल्ड करता है तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। तो अगर आप फाइबर हमें नेचुरल मिलेगा, जो माइक्रोब्स में नेचुरल मिलेंगे, न्यूट्रिशन नेचुरल मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी अच्छा काम करेगी। करेक्ट। और अगर अच्छा काम करेगी तो हमारा माइंड सेट अच्छा काम करेगा, माइंड सेट अच्छा काम करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी कार्य की कुशलता बढ़ जाएगी। करेक्ट। आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। करेक्ट। और जो बीमारियां हैं, जो दिक्कतें हैं, और जो कोरोना जैसे काल में उत्तराखंड बचा हुआ था, वैसी इम्यूनिटी हमारी बन जाएगी। करेक्ट। एंड आपने जैसे बोला, जैसे हम इंग्लिश हिंदी में बात कर रहे हैं, चाइनीज बोलेंगे समझ में नहीं आएगी, इसी तरह हमारे केमिकल्स चल रहे हैं, हमें काम ही नहीं आता, वो बाहर निकल जाते हैं, नुकसान करते हैं, उल्टा आपके शरीर को रिएक्शन करते हैं। भाई आप आज इतनी लाइफस्टाइल डिजीजेस देखते हैं, 35 साल के लोगों को कार्डियक अरेस्ट होकर हार्ट अटैक हो रहा है, आप शुगर की प्रॉब्लम देख लीजिए, पीसीओडी इज कॉमन, लड़कियों में पीसीओडी हो गया, शुगर की प्रॉब्लम देख लीजिए, थायराइड देख लीजिए, ओबेसिटी देख लीजिए, स्ट्रेस डिप्रेशन देख लीजिए। तो ये सारी की सारी चीजें अल्टीमेटली आप जो खाते हैं आप वो होते हैं। इंग्लिश में एक कोट है कि यू टेल मी व्हाट यू ईट एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर। मतलब आप मुझे बताओ आप क्या खाते हो, मैं बता दूंगा आप क्या हो। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। आप वो खाइए जैसा कि भगवान ने और धरती ने हमेशा से सोचा था आपका खाना होना चाहिए, जो कि रियल फूड्स जिसे हम कहते हैं, इसीलिए हमारा टैगलाइन है रियल फूड। तो रियल फूड्स 4 चीजों को मिलकर बनता है, प्योर, नेचुरल, होल एंड फ्रेश। प्योर, नेचुरल, होल एंड फ्रेश। यस। तो नेचुरल चीजें, नेचुरल फाइबर, नेचुरल न्यूट्रिशन लगेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, और भगवान ने जिस समय चिप्स के साथ भेजा है, करेक्ट, नेचुरल के साथ, करेक्ट, वही चीजें इंटैक्ट होंगी और हमें, हमारी सेहत को, हमारे माइंड को, हमारे कार्य को अच्छा करेंगी। करेक्ट। तो सर अब इस ग्राइंड एंड पाउंड को, इसको लेके आप जो वैल्यूज अपने इसमें डाली है, आपका नेचुरल देने की वैल्यू डाली है आपने, आपका विजन क्या है, कहाँ तक लेके जाएंगे, कैसे करेंगे, और आगे क्या क्या विजन है आपका? जैसा हमने कहा, हमारा फिलॉसफी एज अ पर्सन जो मैं बिलीव करता हूँ वही हमारे कंपनी का है बिलीव। हमारा फिलॉसफी इज गुड इंटेंट एंड गुड एक्शंस क्रिएट मैजिक। वो हमारा फिलॉसफी है, व्हाटएवर वी डू, राइट, पहला। दूसरा हमारा विजन ये है कि आज जो हम आज की दुनिया में हम जो सब कुछ फास्ट प्रोसेसिंग पे आ गए हैं कि भाई फास्ट खाओ, जल्दी मिल जाए, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, उसकी बजाय मूव पीपल टू व्हाट रियल फूड्स आर। तो हमारा विजन बहुत ही सिंपल है कि हम आपके खाने की प्लेट पे रियल फूड वापस कैसे लेके आए, ब्रिंग रियल फूड्स बैक ऑन योर फूड टेबल। दैट इज आवर विजन स्टेटमेंट। ऑन योर प्लेट वो रियल फूड लेके आएंगे, और विजन आपका यही है? यही हमारा विजन है कि हम आदमी को, इंसान को वापस रियल फूड से कैसे जोड़ें। क्या बात है। जो भी श्रोता, जो भी पर्सन सुन रहे हो, तो रियल फूड जिसको लेना हो, ग्रैंड पाउंड पे आए और लें, और अपने पुराने जो आपके दादाजी और आपके पिताजी और आपके
पुराने लोग जो खाते थे पीते थे उनका मजा ले, उनका रियल फूड ले। करेक्ट। तो सर आई थिंक ये सारी बातें और जो हमने वैल्यूज की बातें की, हमने इसकी बातें की, बहुत लंबी जाएंगी, बहुत चीजें हम कर सकते हैं। लास्ट मैसेज टू दी पीपल हु आर लिसनिंग दिस, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? कोई मैसेज आप देंगे जो यूथ को फॉर द लाइफस्टाइल, फॉर द माइंड, और काइंड ऑफ आप मार्केटिंग की में आपका प्यार है, मार्केटिंग और फॉर ब्रांड बिल्डिंग आपका प्यार है, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? आज आपने देखा होगा बहुत लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं कि हम क्या कैलोरीज खा रहे हैं। राइट, हर कोई, बहुत लोग आज बात करते हैं कैलोरीज कैलोरीज कैलोरीज, बट मेरा मैसेज बहुत ही सिंपल और क्लियर एक है कि आप जिस दिन से आपने रियल फूड स्टार्ट कर दिया खाना, आपको कैलोरीज अपनी काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। That's it. कम शब्दों में सही स्पष्ट बातें क्लैरिटी से सर ने कह दी है। अपनी एक नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज अ थिंग जो रियल लाके दे रहे हैं, आप उस चीज को अगर खाएंगे तो कैलोरीज काउंट करनी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर माइंडसेट के तौर पे अगर आप किसी को आप एक मैसेज दो फॉर द यूथ। वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेग्रिटी शुड नॉट बी नेगोशिएबल। आप सिचुएशन देख के, जब मैंने गवर्नमेंट के संग काम करना शुरू किया, मेरे एक मेंटर रहे, उन्होंने ये कहा मुझसे कि हिमांशु, उन लोगों में रहना जिनको ना अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी जो करप्ट ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक बहुत बड़ा तबका ये कहता है करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। करप्शन मतलब इन अ वेरी लेमन्स लैंग्वेज, आप अपने जो मूल्य हैं, सिद्धांत है, उनसे आप अगर हटे, वो करप्शन है। चाहे फिर वो पैसे के लिए हो, चाहे किसी और चीज के लिए हो, आउटकम कुछ भी हो सकता है। पर और एक हमारा बहुत बड़ा तबका है हमारे यहाँ जो कहता तो है करप्शन है, पर जिस दिन उसको मौका मिलेगा ना, वो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। क्योंकि शॉर्टकट चाहिए, फटाफट पैसा कमाना है, फटाफट कुछ और कमाना है, इंस्टेंट चाहिए, ग्रेटिफिकेशन चाहिए। राइट। तो मेरा ये मानना है कि आप एज अ नेशन, हमको वो बिल्ड करना है जो एक लेगेसी होती है, एक लंबे तौर जो टिकता है। राइट। और हम वो तभी हो सकता है जब हम अपने मूल्यों पे, अपने सिद्धांतों पे, अपने वैल्यूज को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करेंगे, समझेंगे और उसको हम पकड़ के चलेंगे। तो मेरा एक इन नटशेल ये है कि वैल्यूज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने लिए वो डिफाइन करो और उसको फिर जियो। नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स, वैल्यूज के और अपने मूल्य के और अपने सिद्धांतों जो आपने बनाए हैं उसके साथ चलेंगे, लॉन्ग रन करेंगे और अच्छा जीवन में कर पाएंगे, किसी को दे पाएंगे, खुद भी ले पाएंगे। करेक्ट। दैट्स द मैसेज फॉर द यूथ। और जो सर हमने बातें की हैं और जो चीजें लर्निंग मिली है, जो वैल्यूज की बातें की, ब्रांड बिल्डिंग की बातें की, आपकी कंपाउंड की बातें की, किस तरीके से आप वैल्यू दे रहे हो खुद, आई एम की बातें की, किस तरीके से हम माइंड घिस के समझा के मेंटल एजिलिटी, मेंटल स्टेमिना और स्ट्रगल में हैंडल करना सीख सकते हैं। बहुत मजा आया सर ये सब सीख के। आई बिलीव और भी चर्चा होगी और भी बातें होगी। मिलते हैं नेक्स्ट दौर पे, नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट शूट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर। प्लेजर वाज ऑल माइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।